हाँ, सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डॉक्टर पावा साहब हमारे साथ हैं। पावा साहब आपको भी सलाम। शुक्रिया जनाब, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों पहले तो डॉक्टर साहब आपको मैं नाज़रीन से ज़रा थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ। पावा साहब ने एज़ ए प्रवक्ता जो है वो ऑलरेडी आप उनके बारे में तो जानते ही हैं मगर वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के इस वक़्त अपॉइंट हुए हैं, उनकी मुबारकबाद भी उनको मगर एक चीज़ पावा साहब अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें एज़ ए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रमोद पावा नहीं बल्कि हम आज बात करने जा रहे हैं एज़ ए जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट ताकि हम ये समझ सकें कि इस वक़्त पूरी दुनिया में जो चर्चा चल रही है और कोहराम मचा हुआ है कि आखिर होगा क्या? तो इस बेसिक मुद्दे जो है वो सबको जानते हैं कि ईरान ने अब हमला किया, अब इज़राइल हमला करेगा, अब अमेरिका फ़ोर्स लेके आ गया। असल में क्या होने वाला है और क्या संभावनाएँ आपको दिख रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्या पहला सवाल पूछूँ? बिल्कुल, बेशक सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के लिए। और यकीनन ये पार्टी का कोई इसमें व्यू नहीं है, मेरा पर्सनल तजिया है। जी। और आप उसी लहज़े से उसी उसमें हम बात करते हैं। हालाँकि आपके सामने जियोपॉलिटिक्स की बात करना तो सूरज को जो है टॉर्च दिखाने वाली बात होगी। दिया तो अब जलता नहीं, फिर भी नहीं, आप हुक्म करें। पावा साहब आप अच्छे से जानते हैं कि हम सपनों की दुनिया की बात नहीं करते और इसलिए कि बहुत कम जियोपॉलिटिक्स की जानकारी रखने वाले, असल जानकारी रखने वाले लोग हैं। ये जो तथाकथित जियोपॉलिटिक्स पर बातें चलती हैं, आवाम ऑडियंस सुनती है, वो जो रॉयटर्स ने कुछ क्लू दिए होते हैं, उस पर बात करते हैं या फिर जो दूसरी एजेंसीज़ जो भी लिख देती हैं, वो आधार होता है। असल में उसके पीछे जो कुछ भी एक प्लान्स होते हैं, गहन स्टडी होती है, वो नहीं होती। तुरंत अभी कुछ बयान आता है, उस पर एक सरसरी नज़र डाली जाती है और फिर उस पर जो पुरानी चीज़ें दिमाग में होती हैं, अच्छी कोशिश करते हैं लोग बाग, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे लिहाज से मैं उसे जियोपॉलिटिक्स का एक कमतर हिस्सा समझता हूँ और मैं इसीलिए आपको इनवाइट करता हूँ कि हम जियोपॉलिटिक्स के उन अनछुए पहलुओं पर बात कर सकें, जिस पर रॉयटर्स कभी लिखेगा ही नहीं, पश्चिमी मीडिया चर्चा करेगा तो उल्टी करेगा, यानी हम किसी से इन्फ्लुएंस ना लें, बल्कि जो सच में हो रहा है उस पर बात करें। तो पहला सवाल मेरा बड़ा सीधा-सा ये है कि मीटर डाउन हो चुके हैं, घड़ियाँ चल रही हैं और शोर मचा हुआ है कि ईरान बस 48 घंटों में हमला कर देगा और अब ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सभी देश मिलके उसके सहयोगी हमला करेंगे। आप क्या कहते हैं? हमारे पंजाबी की कहावत है कि लड़ाई और कुड़माई, कुड़माई कहते हैं सगाई को। ये अगर हो जाए तो हो जाए, और अगर रुक जाए तो रुक जाती है। हमारे यहाँ पंजाब में एक कौम होती है मलिक साहब। तो वो 4-5 बुड्ढे होके किसी दूसरे के यहाँ जाएँगे लड़का देखने, 3 दिन उसके यहाँ रुकेंगे, खाएँगे, पिएँगे। चौथे दिन एक बुड्ढा दाढ़ी हिला के कह देगा, नहीं जी लौंडा पसंद नहीं आया। तो ये सब ऐसा ही लग रहा है मुझे, कहीं न कहीं। मतलब मतलब लौंडा पसंद नहीं आया। डॉक्टर साहब हम बड़े हाँ, बड़े बड़े संजीदा दुनिया इस वक़्त लोगों की साँस रुकी पड़ी है। तेल बाज़ार अटका हुआ है, दुनिया के कारोबार, शिपिंग और शेयर बाज़ार सब मुँह बहा के देख रहा है कि हमला होगा तो सब कुछ धर्म-भरम हो जाएगा। ऐसे में लोगों की धड़कनें रुकी है, आप लौंडा देखने की बात कर रहे हैं। आप क्या कह बेसिकली थोड़ा-सा विस्तार देंगे इसको? मैं ये कह रहा हूँ कि मलिक कौम होती थी पंजाब में, उनके जी। यहाँ रिवाज ये था कि वो 8-10 आदमी इकट्ठे होके किसी का रिश्ता देखने जाते थे। हुँ, और 3 दिन तक उसके घर में रुके रहते थे, खाते थे, पीते थे। और चौथे दिन दाढ़ी हिला के एक कह देता था बुड्ढा, नहीं जी जमीन नहीं बात। तो यही बात अब चल रही है। मीडिया में मार लिया जी, रिश्ता हो गया जी, ये कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसा होने वाला हो जैसा शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि वही बात है, सगाई और लड़ाई अगर हो जी, जाए तो हो जाए, और अगर रुक जाए तो फिर वो रुक जाती है। जिस तरीके से ईरान का साथ देने के लिए जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जी। खड़ी नहीं हुई, तो उससे यही लगता है कि या तो ईरान अकेला रह गया, और अगर ईरान अकेला रह गया तो फिर आप यकीन मान के चलें कि यूरोप और अमेरिका, जैसे अमेरिका ने खुलेआम कह दिया कि अगर इसराइल पर हमला होता है तो मैं उसका साथ दूंगा,
ठीक है, ईरानी कौम लड़ाका है, बहादुर है, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इतनी गुंजाइश उनमें नहीं है कि वो अमेरिका और यूरोप से पंगा ले सकें या उससे कोई युद्ध कर सकें। युद्ध करने का मतलब अपनी इकोनॉमी को खत्म कर देना होता है, और वैसे भी उसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये हो सकता है। जी, ये जी, बोलिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब शोर-शोर मचा के और एक उसको शांति के लिए जो वार्ताएँ चल रही थी काहिरा में और कतर में, उसको कोई फेस सेविंग देना चाह रहे हो नेतन्याहू को, या इस तरीके से वो स्लिप करना चाह रहा हो कि चलो जी हो गया, निपट गया। तो इसको आप ये क्यों नहीं मानते कि ये फेस सेविंग है? नहीं, इसमें 2 आपकी बात के 2 मतलब निकलते हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। उनमें से एक मतलब तो ये है कि आप जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, दर्शकों के लिए उसे रिपीट कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि अब अगर ये जो 3 लगातार मर्डर किए गए हैं, जो शहीद किए गए हैं, उसमें से सेकंड नंबर का हिजबुल्लाह का नेता था, बल्कि वो वहाँ हिजबुल्लाह की आर्मी मिसाइल कमान की रीढ़ समझा जाता था, और दूसरा तो बिल्कुल ही एक तरह से हमास की गर्दन के ऊपर का सिर था, जिसे उड़ाकर बिना धड़ के जो है हमास को छोड़ दिया गया है। तो ये हमले इतने अटैक किए गए, यानी मैं समझता हूँ कि पहले वाटर लेवल चेक किया गया, हिजबुल्लाह के डिप्टी को मार के उसके बाद हेड को उड़ा दिया हिजबुल्लाह के, और एक और कोई आर्मी कमांडर को जो है और बड़ी कमांड को जो है शहीद किया गया है। तो इनको मारने के बाद ये वाटर लेवल भी चेक हो गया कि वो तुरंत जो है सगाई करने के बाद जो हाँ या ना होता है, आपका मतलब है कि वो तुरंत अगर रिएक्शन हो जाता तो हो जाता, नहीं हो जाता तो अगला कदम भी उठा दिया। फिर जब पहला, दूसरा, तीसरा कदम उठा दिए गए और उस जगह पर एक अल जज़ीरा का पत्रकार घर पर जहाँ जो इस्माइल हानिया के परिवार को शहीद किया गया था, उसके खानदान में से किसी को नहीं छोड़ा गया। अब टूटा हुआ घर के ऊपर एक फ़ोटो लगाकर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इज़राइल ने उसको वहीं उड़ा दिया, उस पत्रकार को जो अल जज़ीरा का पत्रकार है, जो उसके घर पे पत्रकारिता करने को भी उड़ा रहा हो, उसको फेस सेविंग की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वो वाटर लेवल चेक हो चुका है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ करना नहीं है। वो इसी तरह मारेगा जब तक वो चाहेगा। सर एक बात का जवाब दें, अगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज हम 4 या 5 साल बाद कैमरे के सामने आमने-सामने बैठे हैं, और 5 साल पहले हमने इस तरीके की बहुत सी बातें की थी ऑनलाइन, और प्रोग्राम भी ऐसे बनाए थे। तो जो 5 साल पहले हमने बोला था आज वो सब सामने आ रहा है और सच हो रहा है। तो अगर 5 साल पहले मेरे जैसे और आपके जैसे एक आम आदमी को, हम कोई जी। किसी देश के ऑफिसर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर हमें अंदाजा था, तो क्या इतनी बड़ी एजेंसीज हैं उनको अंदाजा नहीं होगा कि ये सब होने वाला है या हो सकता है? या इतनी इंटेलिजेंस तो किसी की भी एजेंसीज़ खत्म को नहीं हो जाती? नहीं, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एजेंसीज़ को अंदाज़े तो होते ही हैं, बल्कि इनपुट्स भी होते हैं, प्रोग्राम चलते रहते हैं, मगर एक बात जो लोग कहेंगे होते हैं तो क्यों नहीं रोके जाते, फिर इनको इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतने ढके-छुपे ढंग से क्यों किया जाता है? देखिए, बड़ी सीधी बात है कि दुनिया में सत्ता, चाहे हथियार बेचने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, बहरहाल ये जनता जो जिस-जिस देश में जनता होती है, उस जनता को एक धोखे में रख के मैनिपुलेट करके उनको एक हीरो दिया जाता है, और वो हीरो के पीछे जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं सारे के सारे। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, सारी ही जनता जो है वो सम्मान के लायक है। मतलब लोग जिस तरह मिसाल देते हैं सोशल मीडिया पे कि उनमें एक गधा खड़ा कर देते हैं और उसके पीछे सैकड़ों जो है भेड़ दिखा देते हैं, और वो गधा कई बार जो है कूद जाता है खाई में, और फिर भेड़ भी उसके पीछे कूद जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के ऐसे ही आवाम के लिए हम बिल्कुल ये जो है जो मामला है इसको इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। मगर मगर एक बात तो तय है कि जनता की मानसिक जो जनता को पता होता है, वो ही राजा को पता है, ऐसा नहीं होता। राजा को सब पता होता है, उसको कन्वर्सेशन डायरेक्ट भी किया जाता है, उसको बताया भी जाता है, थ्रेट भी किया जाता है, मगर चूँकि जनता को वो कैसे अपनी हैंडल करे, यहाँ तक भी गाइड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहरहाल जनता जब तक धोखे में रहेगी, जब तब तक जो है दुनिया के कुछ लोग पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएगी और इन बातों को समझने लगेगी, जो है परिकथा को हकीकत मानते हैं और हकीकत को परिकथा। जिस दिन ये बदलाव आ गया पावा साहब, उस दिन दुनिया में जो है इस तरह की चीज़ें आपको के एजेंसी को पता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती, आम आदमी को नहीं पता है, तो वो क्यों नहीं करती, ये सब सवाल खत्म हो जाएँगे।
मैं देखिए लंबी ऐसा, कर दी अपनी बात, मैं जी, मैंने लंबी कर दी अपनी। आप कहिए अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा था कि जैसा जिक्र आता है कि कोई डीप स्टेट है, कोई ऐसी भी जी, गवर्नमेंट है जो पूरी दुनिया को चलाती है, और हमें अक्सर महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसी पावर है जो दुनिया को और दुनिया की सभी सल्तनतों को या सभी लोकतांत्रिक देशों को, पार्टियों को चला रही है। उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज से खौफ होता है, वो खौफ होती है स्ट्रीट पावर। जब जी, जनता सड़कों पर आ जाती है, और जब जी, जनता सड़कों पर आ जाती है, तब वो लोग भाग खड़े होते हैं। और ऐसा पिछले 70-80 साल में या पिछले 100 साल में अगर कभी हुआ है, तो जी। महात्मा गांधी के साथ हुआ है। उन्होंने पूरी जनता को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, और जिसकी वजह से आजाद भी हुए, ब्रिटेन और साम्राज्य को भी जाना पड़ा। वो बात अलग है कि साम्राज्य की आज नहीं कितनी इसमें दखल अंदाजी है या नहीं है, उस पर हम पावर बात नहीं साहब इसमें करते। जी, जी, नहीं मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें वो भी है कि एक थॉट प्रोसेस होता है जब जैसे रशिया के अंदर जो है ज़ार जो है किनारे करके कम्युनिज़्म आ गया था, जिस तरह फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं, वो एक एक बदलाव होता है कि सब परिवर्तन हो जाता है, मगर बहुत एक मुद्दत से ऐसा कुछ हाँ, हुआ है, मगर ये मैनिपुलेटेड क्रांति थी जिसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। बेसिकली जो मोहम्मद मुर्सी जो थे, तो मिस्र के, उनको उन्होंने नहीं चाहा, तो उन्हीं की जनता से हटवा दिया और टूनिस के अंदर जो है रेवोल्यूशन लेके आ गए और देखिए, उन्हीं की अपनी जनता के अंदर से अभी आपने बांग्लादेश में देखा कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। इसके अलावा जो उनकी बात नहीं मानता, जो जो डीप स्टेट या जो एक अदृश्य सरकार की आपने बात की है, तो लोग उसे सर्च करें, बिल्डरबर्ग के नाम से जो है एक संगठन है, बिल्डरबर्ग के नाम से उसे अदृश्य विश्व सरकार भी कहा जाता है। उसके बड़े-बड़े दुनिया के लोग उसकी मेंबरशिप होती है और बहुत कुछ उसके पीछे होता है, मैं उसमें काफ़ी लिख चुका हूँ। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है उसमें नहीं बिल्डरबर्ग पे मैंने बनाया है। वो एक कदर से सरकार है मगर एक चीज़ है, मैं अब वो तो लोग बाग अब हम इतनी बातें कर चुके हैं पिछले 5-10 साल में पावर साहब, कि हमने वो जो बातें छोटे-छोटे में कहीं लोगों ने उनको पकड़ा, उन पे गूगल किया और फिर उसको सर्च करके बड़ा एलैबोरेट करके मैं हमने इसलिए चुप रहे कि भई अगर कोई थॉट है कम से कम पब्लिक में चर्चा में तो आ रहा है। अगर वो चर्चा में आएगा तो कल शायद हम जब आप बात करेंगे, तो लोग समझ भी पाएँगे कि असल क्या है। मगर एक चीज़ दर्शकों को ये बताते हुए मैं आपसे अब सवाल करता हूँ कि देखिए जब हम कोई बात कहते हैं तो आप यकीनी तौर पर उसे गूगल करते हैं और गूगल में जो कुछ आप बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको लगता है आपने इससे आगे का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर गूगल की विकिपीडिया, गूगल इनके डाटा को ही हमें आपको बताना होता या वहीं से आप सब कुछ जान लेते तो हम सिर्फ़ आपको लिंक दे दिया करते, ना कि हम वो बात करते क्योंकि वो जो लिखा होता है, वही मैनिपुलेशन होती है। दरअसल हमारी मुहिम और हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है, जो आप पढ़ने के बाद अपने आप को विद्वान समझने लगते हो। दरअसल वो देखिए विद्वान वो मतलब ये जी, ये फिफ्थ जनरेशन वार है, लेकिन ये फिर इसको बहुत ज्यादा विश्लेषण करते करते, इसका एनालाइज करते करते हम मेन मुद्दे से भटक गए और मेन मैं सवाल से वापस भटक गए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जिस दौरान देखिए मेरा मानना ये है पापा साहब आपका क्या मानना है आप बताएँ? आपने बताया कि ये वार जो है यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जो अरब जगत है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारा बनाया गया, यहाँ किंगडम एस्टेब्लिश किया, किसने किया? सबको पता है अमेरिका और ब्रिटेन ने किया। इन सबको जगह किसने दी? अमेरिका और ब्रिटेन ने दी। इवन किंगडम्स जो बनाए गए उनको बाकायदा अंग्रेज और ब्रिटेन की और अमेरिका की फोर्सेस ने जाकर कब्जे दिलवाए। तो ये एक कि वो उनके कब्जे से अलग अलबत्ता एक सिस्टम डेवलप हो गया, अब दुनिया बहुत आगे निकल आई है। ऐसे में ये ज़रूर हर किसी को अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो नखरा दिखाने का मौका है। उस नखरे में जो है, जिस तरीके से पश्चिमी जगत को नखरा दिखाया जा रहा था और एक तरह से अमेरिकन फोर्सेस को वॉश आउट करने की नौबत आ गई थी, जिस तरह सऊदी अरब ने नकार के जो है उनके थाड, उनके पैट्रियट को बाहर निकाल के चीन के साथ डील शुरू कर दी, रशिया के साथ डील शुरू कर दी। हाई-फाई कैसी थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ सबको पता है।
जब कुछ यूक्रेन वार ही शुरू हुआ तो उसी दौरान जो तेल की ऊपर पश्चिमी जगत सऊदी अरब से चाहता था, उसने एक नहीं सुनी और सऊदी अरब ने कोई नहीं सुनी, तो मतलब वो रशिया के साथ मिलकर चलता रहा। ऐसी सूरत में जब तेल के बाजार में और बाजार में क्राइसिस होने के बावजूद रशिया के साथ सऊदी अरब मिला, तो इसका मतलब ये था कि रशिया और चाइना, रशिया की पावर जो है सीरिया के अंदर वो काफ़ी हद तक बशर अल-असद की सरकार को स्टेबल कर चुकी है। ऐसे में उस पर भरोसा चल रहा था लोगों का कि अगर जिस तरह से मुर्सी को या फिर टूनिस में आंदोलन या फिर कद्दाफी को हटाया, तो शायद जो है इस बीच में एक ईरान की रशिया की और तुर्की की जो जुगलबंदी है, वो हमारी मदद कर सकती है और जिस तरह से सद्दाम या कद्दाफी का हश्र हुआ, उसे होने से बचा सकती है, इसलिए रूस की तरफ जाया जा सकता है। अगर इसे जाने के लिए फिर उनको एक ऐसा चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप दूसरी तरफ हो जाएँ, मैं दूसरी तरफ हो जाऊँ, आप ये चाहें कि मुझे किसी को गाली देनी चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि मैं गाली गाली देना शुरू हो जाऊँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान का इस्तेमाल जो है वो इसलिए किया जा रहा हो कि गल्फ में दोबारा से पूरी फ़ोर्सेज़ जिस तरह से एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है रवाना कर दिया है अमेरिका ने और वादा किया है कि बहुत बड़े हथियार हम इज़राइल की मदद को भेज रहे हैं। ईरान के हमले का खतरा जो है इतना बड़ा बताया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जनरल सुलेमानी जैसे उनके महान आर्मी जनरल को शहीद करने के बाद कुछ नहीं किया। अब जब उनकी अपनी एम्बेसी उड़ा दी, कुछ नहीं किया गया। अब जो है 24 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, लाल झंडा टंग जाता है वो जाके और बड़े-बड़े एनालिस्ट जो है उस लाल झंडे की बड़ी-बड़ी कहानी कहते हैं। आप जानते हैं, जो हमास से नहीं लड़ पा रहे हैं, जो अभी तक अपने बंधक नहीं छुड़ा पा रहे हैं, बहरहाल वो देश इतना ताकतवर कैसे है कि ईरान उस पे हमला करने से डरता है और अगर अमेरिका से डरता है, तो अमेरिका तो आ चुका है और अगर वो आएगा तो फिर क्या यहाँ चाइना, रशिया वर्सेस अमेरिका चल रहा है और इज़राइल और ईरान मोहरा है पूरे इस इलाके को कब्ज़ाए रखने के लिए। मैं ये आपके सवाल के जवाब में 1-2 सवाल भी हैं और 1-2 मेरे जी, अपना भी थोड़ी-सी सोच है। देखिए, ऐसा है कि डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। यही बात कारोबार में होती है। अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं और आपके पास आपका दुश्मन का बच्चा भी कोई सामान लेने आया है, तो आप उसको भी आओ जी बोलेंगे, क्योंकि आपको माल बेचना है। तो ये क्यों नहीं मान लेते कि जो ताकतें आज तक अमेरिका और ब्रिटेन के पीछे थी या डॉलर के पीछे थी, वही ताकतें आज अपना पाला बदल के चीन के साथ हो गई हों। और दूसरी बात ये है कि रूस और चीन दोनों आज इकट्ठे हैं। अगर दोनों अलग-अलग हो जाएँ, एक फ़र्ज़ करें अगर चीन और रूस एक-दूसरे के अपोज़िट हो जाते हैं, तो शायद वेस्टर्न पावर्स को या उन पावर्स को जो दुनिया को चलाते हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो क्यों ना ये भी मान सकें कि अमेरिका ने कोई चीन से अंदर खाने ऐसा समझौता कर लिया हो कि ये ले भई ये हिस्सा तू रख और ये हिस्सा मैं रखूँ और इसको ऐसे करें। क्योंकि सऊदी अरब का जैसे आपने ज़िक्र किया, अगर सऊदी अरब आज रूस के खेमे में नज़र आ रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेहनत कह लें या बहुत बड़ा एक इंसिडेंट कह लें, वो ट्रंप का था। अगर ट्रंप सऊदी अरब के साथ उस तरीके की हरकतें नहीं करता, उस तरीके के ताल्लुकात नहीं बनाता, तो शायद सऊदी अरब अमेरिका के ही चंगुल में फँसा रहता। तो उसके शिकंजे से निकाल के अगर उसका खेमा उसने बदलने की तरफ किया है, तो एक ट्रंप का बहुत बड़ा उसमें इफ़ेक्ट रहा है। और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, अगर हम बराक ओबामा की जो डॉक्ट्रिन थी, ओबामा डॉक्ट्रिन थी, अगर हम उसमें नहीं फँसते, तो शायद आज हम गुटनिरपेक्ष होते। जबकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लग गया है कि हम अमेरिका के पक्ष में हैं। तो इन चीज़ों को भी अगर हम ख़्याल में रखें, तो बेहतर नहीं होगा। और जहाँ तक ईरान की बात है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के ऊपर चीन को काबिज़ करने के लिए या रशिया को काबिज़ करने के लिए वो इनडायरेक्टली उसको मदद कर रहे हों। क्योंकि आप माने या ना माने, हालाँकि हमारे बहुत से दोस्त इस चीज़ का बुरा मान जाएँगे, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं, उसमें कहीं न कहीं ईरान का हाथ तो ज़रूर होता है, बाकी कंट्रीज़ के अलावा भी। जी, मगर एक बात आप बता दें कि जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं,
इनका इनडायरेक्ट बेनिफिट तो सब अमेरिका को ही पहुंचता है, क्योंकि वो प्रॉक्सी के बहाने एक तरफ से प्रॉक्सी भेजी जाती है, फिर प्रॉक्सी को खत्म करने के नाम पे अमेरिका आता है अपनी फौज लेके, फिर वहां आकर उस देश पर कब्जा कर लेता है। तो क्या ये जुगलबंदी जो है ये तबला और ढोलक का साथ तो नहीं है? आज तो ये सवाल बनता है, क्योंकि बड़ी सीधी बात ये है कि जो कोई चर्चा में नहीं है, जो कोई चर्चा में नहीं है बात, वो हम बात जरूर करेंगे। सवाल उठाना हमारा हक है, वो हम उठाएंगे। ईरान मैंने के एक एडवांस बहुत बड़े अधिकारी, ईरान के बहुत बड़े अधिकारी हानिया के शहीद करने से पहले अमेरिका गए थे, तो वो क्या लेने गए थे? उसके तुरंत बाद जो है ये अपने नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे। नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर अभी तक ईरान ये लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है कि हानिया को मिसाइल से उड़ाया गया, उसके घर में बम रखा गया था, उसे क्या हुआ था, ना फुटेज दिखा रहा है, ना ही कोई सच बताया जा रहा है। वो जो अधिकारी की विजिट हुई थी उस दौरान, जबकि ईरान के अंदर अभी सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, पिछले जो वहां के राष्ट्रपति थे वो शहीद हो चुके थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। इस बीच में जो है एक अधिकारी अमेरिका जाता है, अधिकारी मतलब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा नेता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अगर जरूरत पड़ी तो खुद के उसका नाम दिखाऊंगा, क्योंकि वो दौरा मैं ज्यादा सर्च नहीं कर पाया, क्योंकि आज दिन भर बहुत लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे नहीं मिल पाया, मगर वो न्यूज है। वो न्यूज है कि एक बड़ा मंत्री लेवल का अधिकारी जो है वो पहुंचा था अमेरिका, और अमेरिका तो 50 बहाने होते हैं, मतलब इसमें मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, कभी यूएनएचआरसी की मीटिंग होती है, और इन सब मीटिंगों के अंदर भी जो है उनको वहां जाना होता है अमेरिका। मगर मैं ये जुगलबंदी की मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो विजिट थी मुझे उसी वक्त थोड़ी सस्पिशियस लगी थी, क्योंकि इस वक्त तो कोई डिसीजन ले पावर ही मौजूद नहीं थी ईरान के अंदर ना। मतलब एज ए लीगल आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम आपके पावर है, वहां की सुप्रीम लीडर है, वो थे मौजूद। मगर क्या सुप्रीम लीडर जो है तो मौजूद है? इस बीच में बहुत कुछ वहां से चला जाता है, वहां का जनरल सुलेमानी चला जाता है, वहां का रईसी चला जाता है, हानिया चला जाता है, जिसके नाम पे ईरान का वजूद है। 73 की क्रांति के बाद, जिसे कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र के बाद, हिजबुल्लाह का हृदय परिवर्तन, उसके बाद जो है इजराइल का और हिजबुल्लाह का टशन, उसके बाद हमास, और ये पूरा का पूरा अगर 73 की क्रांति के बाद देखें तो पूरी की पूरी संसाधन और सिस्टम जो है वो खिंच के आ जाता है ईरान का अराउंड द फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के नाम पर ही पूरी दुनिया से संपत्ति गेन की जाती है। मगर यहाँ मैं ये बात कहता हूं कि कोई एक नेता है जो असल में फाइनल पावर है, वो जिंदा है, जो दूसरी पावर्स है वो जिंदा नहीं है। मैं किसी पे शक नहीं जाहिर कर रहा हूं, पर कुछ तो देखिए, जर्नलिस्ट हैं तो कुछ तो करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर फाइनल डिसीजन पावर है वो सलामत है, और सेकंड पावर जो फाइनल बनने वाली होती है वो नहीं है, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। एक चीज अब मैं और कहना चाहता हूं, अगर ईरान का डर ना हो तो फिर सऊदी अरब को, कुवैत को, यूएई को इन्हें हथियारों की जरूरत क्यों है? क्योंकि इजराइल के साथ तो इनकी दोस्ती है, इजराइल के साथ तो ये जो है समन्वय बढ़ाना चाहते हैं। फिलिस्तीन के जो लोग हैं, गाजा के जो लोग हैं, वो अरबियों को पसंद भी नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि उनकी आपसी बहुत बड़ी एक तरह से नफरतें पैदा हैं। ईरान के प्रति बहुत मोहब्बत है फिलिस्तीनियों को और इजराइलियों को, उनको गाजा के लोगों को। तो कुल मिलाकर ये एक अलग मुद्दा है। मगर जिस बात पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि विकिपीडिया पे कुछ लिखा होता है, गूगल कुछ लिख के देता है, और हम जिस पे चर्चा करते हैं वो बात होती है जो ये छुपाना चाहते हैं। ऐसे लेख लिख के, ऐसे आर्टिकल लिख के, ऐसे विकिपीडिया की नॉलेज लिख के, जिससे बहुत बड़ी भीड़ पढ़ के ज्ञानी हो जाती है। दरअसल हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है, और वो ही हम सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये वो सब ज्ञान बांट आपके देते हैं गूगल और विकिपीडिया के जरिए, आप और लोगों को अंधा कर आपके देते हैं। आपके इन सवालों का जवाब मैं देता हूं अभी, बस कंघी कर लो जी थोड़ी सी। जी। तो सबसे पहला सवाल आपने ये किया था सर कि ये मारे कैसे गए इस्माइल हानी। तो जैसा कि मीडिया में कोई कह रहा है कि उसने व्हाट्सएप से पता लगा था उसका, और दूसरा बंदा कह रहा है कि वहां से एक मिसाइल मारी थी, और कोई कह रहा है कि सामने से रॉकेट मारा था। ये तीनों की तीनों बातें मेरे गले नहीं उतरती। कम से कम अगर मिसाइल लगती तो उसके बराबर वाले कमरे में जो
रुके हुए थे इस्लामिक जिहाद के, वो कैसे बच गए, वहां तक नहीं लगी। और अभी आज एक नई थ्योरी आई है कि 2 महीने पहले उस कमरे में उन्होंने बम लगा दिया था और वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे वो रुकेगा। जनाजा पढ़ाया गया हम हानिया का। दुखी की बात है, चले कोई भी है, शहीद हुआ, हम भी शहादत ही मानते हैं उसको, जो इस तरीके से गुजरा। लेकिन उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी मरा है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो कौन था। तो आप ये नहीं मान सकते कि वो खुदकुश रहा होगा, बॉडीगार्ड ही। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए देखिए, मैंने बहुत सारे कनेक्शंस को घुमाया कि मैंने वो बात कही है कि आप अगर लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, आप ये थ्योरी भी आती है, इसको डिनाई कर दे या कोई बात कह दे, कोई ऐसा जवाब तो लोगों को देना, आप कोई ऐसा सबूत तो लोगों को देना इसमें ईरान शामिल नहीं था। अगर एक तरफ जी देखिए, ईरान के अंदर ईरान और तुर्की, ये 2 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा इन्फ्रेंटेशन है इजराइल की या उन लोगों की। उनके सबसे ज्यादा एजेंट बताए जाते हैं कि वहां पर मौजूद रहते हैं। और ईरान को तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, रहा हूं मैं वहां। तो वहां यहूदी भी बहुत है, सभी हर कौम का आदमी है और अच्छे तरीके से रहते भी हैं। और उसके अलावा क्या होता है सर, जिस कंट्री के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाए, फाइनेंशियल आदमी ट्रबल में आ जाए, वहां अपना बंदा कोई भी या अपना स्लीपिंग सेल खड़ा करना और पैदा करना बहुत आसान हो जाता है। उसको पैसे दे के करें या कैसे भी करें, ये पॉसिबिलिटी है। बाबा साहब, मैं मानता हूं कि हम एजेंट्स की, एसेट्स की बात करते हैं। अभी तो एजेंट्स जो है, आपको सब पता होता है कौन किसका एजेंट है, कहाँ कौन होता है। तुर्की ने अभी अमेरिका और रूस के बीच में अभी एजेंटों की अदला बदली की है, जिनका पुतिन ने स्वागत भी किया है कि देश के लिए लड़के आए हैं। तो मतलब तुर्की ने अमेरिका और सालसी की है, बाकायदा अपने एयरपोर्ट से रशिया के पास जो उनके एजेंट थे उनको दिया है वापस, और जो रूस के एजेंट अमेरिका के पास थे वो वापस जो है रशिया को भिजवाए हैं। कल ही की बात है, कोई मालूम होता है, कंट्री को मालूम होता है, सबको मालूम होता है। जी जी, तो वो अलग मौका दे सकता है, लेकिन जब तक उस देश को नुकसान नहीं दे रहा, वो उसको अवॉइड करते रहते हैं, आने देते हैं। भाई, सबके एसेट सब जगह होते हैं, सबको पता होता है। तू किसी के एसेट को छेड़ेगा तो तेरे एसेट का क्या होगा, सबको पता होता है। मगर एक चीज में जी अंदाजा है हमारा ये बात का। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बात कर रहे थे, मेरा कहने का मतलब है, अगर ईरान और सऊदी के बीच में तनाव ना हो, अगर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव ना दिखे, अगर मुस्लिम कंट्रीज के और ईरान के बीच में तनाव न दिखे, तो अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है, सऊदी अरब, उसे ब्रिटेन जो है क्या बेचेगा, फ्रांस क्या बेचेगा, अमेरिका क्या बेचेगा, इन हथियारों का क्या वो अचार डालेंगे। दूसरी बात, अगर इजराइल यहां पर, अगर इजराइल ना हो और इजराइल की जान को खतरा ना बताया जाए, तो गल्फ में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका अपने बेड़े लेकर कैसे आएगा। और इस पूरे मुस्लिम जगत पर, जहां पर तेल, गोल्ड और बहुत सारे जखायर हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर है, क्या इस पर कंट्रोल और दबदबा बनाने का उनके पास क्या कारण बनेगा, किसकी वो मदद को आएंगे। अगर ईरान और इजराइल का जो जुगलबंदी है ये ना हो, लड़ाई की, हालांकि बहुत गालियां आज आपको और मुझे पड़ने वाली है, मगर शक है, देखिए हमारा शक है, वो हम करते हैं, हम सऊदी अरब पे भी करते हैं, हम किसी पे भी करते हैं। सफाई मोहब्बत आपको जिसकी करनी है आप करें, तारीफ जिसकी करनी है आप करें, हम किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा रहे, हमारे शक है वो हम उठाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईरान इजराइल का तनाव ना हो और सऊदी अरब और ईरान का तनाव ना हो, तो हथियार बेचना भी बंद हो जाएगा, और जो तेल को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ की सत्ताओं को धमकाने के लिए, जहां पर उन्हें अड्डे चाहिए, जो इस वक्त अड्डे सद्दाम, ईरान और इराक की लड़ाई के बहाने जो आ गए थे, पूरे गल्फ में उनके उतर गए थे, अब धीरे धीरे वो कम होने लगे थे। यहाँ पर चीन, रशिया ने पैर जमाना शुरू कर दिया था, अब दोबारा फिर जो है उनको मौका मिल गया है कि वो अपने अड्डे यहाँ लेके आए। क्या ये वाला खेल तो नहीं? देखें, ऐसा है सर कि बुआ के मूछें होती तो वो फूफा कहलाती जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों को या जिन सल्तनतों को हम देख रहे हैं कि वो हथियार खरीद रहे हैं इसके बहाने उसके बहाने, वो एक तरीके का तावान है।
वो उनसे वसूली की जाती है उस चीज की कि हमने तुम्हें स्टैब्लिश करके दिया था, और वो उसको देने के लिए मजबूर है, वो देते रहेंगे। अब हम और नहीं जानते कि भारत और पाकिस्तान भी तावान देता है या नहीं देता है, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाए तो हम किससे लड़ाई करेंगे, और सही हमें बात है। इतनी बड़ी सोच रखने की क्या जरूरत होगी। अगर हम चीन के हाँ साथ हमारे सारे डिस्प्यूट सुलझ जाए, जो अभी तक सुलटे हुए थे 2020 से पहले तक, जब तक ये गवर्नमेंट आई थी उससे पहले तक कंपैरेटिवली हमारी सीमाओं पर शांति थी, और हमने एक ऐसा एग्रीमेंट किया था कि हम अपने हथियार लेकर वहां पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, लेकिन यही हमारे वजह 20 थी, जवान चले। यही वजह थी बाबा साहब के एक तवील कई दशकों तक हमने चीन को दिमाग में रख के कोई फौजी तैयारी नहीं की थी, और जो हम फौजी तैयारी करते थे वो सिर्फ पाकिस्तान को दिमाग में रख के करते थे। यानी ये फर्क पड़ता है कि अगर आपके बीच में तनाव नहीं है तो मतलब उसके खिलाफ आपको प्लान करके मोटा पैसा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया जरूरत जी, नहीं आगे है, करिए। तो राफेल खरीदने की और इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम बार बार मूवमेंट कर रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि पाकिस्तान कमजोर हो गया है, तो पाकिस्तान वाली बॉर्डर पर हमारा ध्यान उतना नहीं है। हम बेफिक्र हो गए उसकी तरफ से कि जो आदमी खुद ही बेचारे के पास पैसे नहीं है टैंक में तेल डालने के, तो वो हमारी तरफ क्या आएगा। तो इसी तरीके से सर ये अरेबियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन फिर वहीं हम आते हैं सवाल पर कि क्या ईरान हमला करेगा। मेरा मानना यह है कि हमला नहीं करेगा, एक आईवाश जरूर कर सकता है, कोई एक आध जहाज गिरा देगा या मीडिया में बता देगा मैंने जहाज गिरा दिया और उस जहाज में फलाना बैठा था फलाना बैठा था। कौन मेरे और आपके जैसा आदमी कौन जाके वहां पे इस चीज की गारंटी लेने वाला है या देखने वाला है कि वाकई में कोई मरा है या नहीं मरा है, क्योंकि ईरान की कोई डायरेक्ट सीमा इजराइल से नहीं लगती, और कम से कम उसकी 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 2000 किलोमीटर तक जहां उसको जिस अपना जिस जिस रास्ते से हवाई हम ईरान मिसाइल जाएंगे, जहाज जा सकते हैं, मिसाइल जा सकते हैं, बीच में जॉर्डन पड़ता है। जॉर्डन ने पैक्ट कर लिया है अमेरिका के साथ कि अगर मेरे स्पेस का इस्तेमाल ईरान के हमले से किया जाएगा तो मैं उनको जो है डाउन कर दूंगा, यानी मैं उनको रोक तो, दूंगा या गिरा दूंगा। तो दूसरी तरफ मिस्र ऐसा क्यों करेगा। अगर इराक का कुछ हिस्सा हम मान लेते हैं कि वो ईरान के इन्फ्लुएंस में आके करने देगा, तब भी उनकी 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस है और बिल्कुल। बीच में 2-4 कंट्रियां पड़ती हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज दूर तक नहीं है कि ईरान की तरफ से कोई हमला हो। हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई प्रॉक्सी छोटा मोटा हमला हो जाए या कहीं बम पटाखा छोड़ दे, वो एक अलग बात है। जी जी, अब आप इसमें एक आखिरी सवाल भी मैं कर लेता हूँ इस मुद्दे में, अभी तो बात लंबी जाएगी मगर एक बात कर लेता हूँ कि पापा साहब ये बताइए कि जब हिजबुल्लाह का सेकंड लीड कमांड, जो बिल्कुल फौजों को कमांड कर रहा था, मिसाइल टीम को कमांड कर रहा था, उसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक पूरा वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया, देखो तुम्हारे अधिकारी कहाँ-कहाँ बैठे हैं, हमें सब पता है, ये लो वीडियो। वो वीडियो मैंने भी अपने प्रोग्राम में दिखाया। मेरा सवाल ये है कि जैसे हिजबुल्लाह पे हमला हुआ और हमला होने के तुरंत बाद जो है कोई रिटेलिएट नहीं दिया। कल कुछ मिसाइलें चलाई थी, गुजरे कल जो है कुछ रात को मिसाइलें चलाई थी हिजबुल्लाह ने, जिन्हें आयरन डोम के जरिए सारी गिरा ली गई। तो कभी तो एक उनका ड्रोन आता है सीधे अमेरिका एम्बेसी के पास गिर जाता है, कभी वो कम से कम 30 मिसाइल चलाते हैं, उनमें से एक भी जमीन तक नहीं जाती है। कभी ये उनका जो सेकंड लीड नेता मार दिया जाता है, वो खामोश बैठ के अपने घर में खीर खा रहे होते हैं। कभी जो है वो ये कहते हैं हम सैकड़ों मिसाइल डाल के उड़ा देंगे। वो बिल्कुल हिजबुल्लाह कहीं से और से कमांड लेता है। क्या वो ईरान से ले रहा है और ईरान उसको इजाजत नहीं दे रहा है कि तुम सिर्फ उनके वीडियो बना के डाल सकते हो, तुम्हारे लोगों को अगर वो मार देंगे तुम उस पर हमला नहीं कर सकते। तो कोई गहरी रिश्तेदारी है ईरान की जो है इजराइल के साथ, या तो फिर हिजबुल्लाह की कोई गहरी रिश्तेदारी है कि वो हमला करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये अपने जहाज लेके जाता है, जाके सिविलियन इलाकों में बाकायदा बिल्डिंग में वहां पर 72-73 लोग जख्मी हो जाते हैं, 12-13 लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसी हमले में ईरान का एक और कमांडर भी मारा जाता है। उसी में ये उसके बावजूद हिजबुल्लाह का वो वीडियो कहां चला गया। मुझे तो ये पूरा का पूरा इनका अपना मिला जुला गेम लग रहा है और मुस्लिम पूरी कम्युनिटी को एक मूर्ख बनाने का खेल लग रहा है। शायद ये क्या मैं मतलब इसमें मुझे शक करने का अधिकार है कि क्या ये
तमाम जितने भी लीडर पीडर बैठे हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक लिफाफे में, पुड़िया में पैक करके इज़राइल को गुलामों की तरह सौंपने वाले हैं। नहीं, आप एक चीज बताएं सर, अब फिलिस्तीन का जो भी पक्ष ले रहे हैं, जो भी कंट्रीज पक्ष लेती है फिलिस्तीन के हक में खड़ी होती है, उसके पीछे उनका मेन का ज्यादातर का पहला नारा क्या होता है कि मुस्लिम्स है, हम अपने हाँ, मुस्लिम्स को, भाइयों को, हम अपनी उम्मत के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जब इस्माइल हानिया का मर्डर हुआ या उन्हें शहीद किया गया, तो क्या किसी एक भी मुस्लिम कंट्री ने इजराइल का नाम लेके मजम्मत की? पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक ट्वीट किया जिसमें इजराइल का नाम था, लेकिन फौरन ही उसको डिलीट कर दिया और फिर दूसरा नहीं, नहीं, प्रेस नोट जारी किया। जो लोग सर पाकिस्तान की फौज, सर पाकिस्तान के बारे में खास तौर से बोल दूं, बाकी तो सारे ही ऐसे हैं। पाकिस्तान में बाजवा साहब, आपको बहुत अच्छे से पता है, वो कह चुके हैं, अपने पत्रकारों को कहते हैं कि इजराइल के फेवर में इस देश में माहौल बनाओ ताकि हम उसके साथ दोस्ती कर सकें, और झगड़ा यहीं से शुरू होता है। और यही वजह थी कि बाजवा की जब ये बात जो है नहीं मानी गई, तो ये जो उसको डाल दिया गया जेल में, इमरान खान को। और इसमें तो सऊदी अरब भी डील कर चुका था, डील ऑफ सेंचुरी हो चुकी थी, सब चीजें उसका पूरा का पूरा सऊदी अरब के कहने पे है, जिसके कहने पे भी। तो इजराइल के, पाकिस्तान की फौज और इजराइल की फौज में कोई फर्क नहीं है। अगर आज मौका मिले पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के जनरल को, और उन्हें कोई थोड़े से डॉलर दे दे, या इजराइल से एक सिर्फ कह दे कि तुमको अच्छे गुलाम समझा जाएगा, मिस्टर विस्की, जनरल विस्की जो उसको कहते हैं पाकिस्तान के, वो जनरल विस्की जो है खुद मुसलमानों को मारने के लिए अमेरिका के दिए हुए F-16 लेके कल से बमबारी शुरू कर देगा। आपकी नापाक लोगों का नाम लेते हैं बाबा साहब, गुस्सा आ जाता है नापाक और खंजीर किस्म के लोगों का नाम सुन के। सर, जब अकेली एक ऐसी अपने आप को कंट्री बताती है जो न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम्स में, और अगर उसकी भी हिम्मत नहीं है इजराइल के सामने इजराइल का नाम लेने की, तो इसका मतलब यही मानो ना कि बिके हुए हैं। अगर वो बिके हुए हैं तो क्या बाकी जो छोटे छोटे से सल्तनतें हैं सो कॉल्ड, वो बिके हुए नहीं होंगे? तो आप मान के चले। तो इसलिए जब जब के साथ कोई नहीं खड़ा होगा सर, तो जब ईरान के साथ ये लोग नहीं देंगे, तो ईरान कहां से हमला कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। बाबा साहब, एक बात का जवाब और मेरी तरफ से दे दीजिए। जब ईरान को ये पता है कि मुस्लिम अरब देश तो साथ देने के लिए आएंगे नहीं, आपने किसी और के साथ ये समझौता जाकर किया नहीं, आपने किया ना किसी और ने आपके साथ आके किया कि जब आप इजराइल के साथ फलस्तीनियों के हक में लड़ेंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और ईरान में खुद में ये ताकत नहीं है कि वो जो है इजराइल के साथ लड़ सके, क्योंकि वो तो 2000 किलोमीटर है। ना उसकी स्ट्रेटेजिक कोई कूटनीतिक कदम ऐसा उठाया ईरान ने कि चलो भाई लेबनान के अपने साथ में उनके ऐसे संबंध बन गए हों कि आधी फौज उसकी लेबनान में पड़ी रहती है। सीरिया में जो है प्रॉक्सी के नाम पर तो है, स्ट्रेटेजिक जो है बाकी तो रशिया के नाम पर है। अगर रशिया ना होती तो इनका भी खत्म था, और खुद जो है बशर अल असद खत्म हो चुका था। तो इनका वजूद जो है जितना आप बना और बचा है वो तो रशिया की बदौलत बचा है। और अगर ईरान में दमी नहीं है तो फिर इन फलस्तीनियों को उकसा कर, धमका कर, उठा कर, उकसा कर, पता नहीं क्या क्या बनाकर, झुंझुने देकर इनको जो है मरवाने के लिए इनको बलि का बकरा क्यों बनाया ईरान ने? ईरान क्या जानबूझ के फलस्तीनियों को, हमास को मरवाने का काम कर रहा है ताकि चलो भाई तुम लड़ो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जब उनके कत्ल किए जाते हैं, 10,000 स्कूली बच्चों को मार चुका है इजराइल, और ये कोई बेशरम ये कहे कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, मिटा देंगे, उड़ा देंगे। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये निहायत इंतहा किस्म के लोग हैं। मैं बताता हूं सर क्या है। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नाजरीन के लिए खासकर बता रहा हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, जिस वर्ल्ड ऑर्डर में यूएनओ था और बाकी सब चीजें चली, डॉलर चला वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं जाते। एक वक्त के बाद उनको वो सब चेंज करना है, एक नए नक्शे बनाने हैं, नई कंट्रीज बनानी है, कंट्रीज को छोटा बड़ा करना है। आज तक हमें ये पढ़ाया गया कि हमारे देश का हिंदुस्तान, अहले हिंदुस्तान के टुकड़े मजहब के नाम पर हुए, और कम से कम हिंदुस्तान का, भारत का मुसलमान अपने माथे पे एक एहसास कमतरी लेकर चलता रहा कि मेरी वजह से मुल्क टूटा, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अगर इस वजह से टूटा होता तो कोरिया क्यों टूटा, जर्मनी क्यों टूटा? तो उस तरीके की एक दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए एक प्रोसेस चल रहा है,
और उस प्रोसेस में अगर किसी को लगता है कि रूस, अमेरिका, चीन ये सब दुश्मन है, एक दूसरे के सामने है, तो कहीं ना कहीं ये टेबल पर भी बैठे हैं और बातचीत है, सेटलमेंट ये है। और शायद ये जितने भी ड्रामे हो रहे हैं, मैंने ड्रामा ही कहूंगा, हालांकि उसमें निर्दोष लोगों का और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी करोड़ों करोड़ों लोगों की जान ली है इन लोगों ने। हाँ, तो जो इस पोस्ट पे चला जाता है उसके लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं होती, वो तो इसको भी बड़ी समझ के मना रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल ये एक कदम उस तरफ बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्दी हम नए नक्शे देखेंगे, बहुत सी नई हिस्से देखेंगे दुनिया के। ऐसा हो भी सकता है और कुछ हिस्से फिर एक तरफ चले जाएंगे, कुछ दूसरी तरफ चले जाएंगे। आज जो मैं दोस्त हैं वो दुश्मन हो मैं जाएंगे, जो दुश्मन है। आपने ना पावला साहब, आप माफ करना मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मैं आपको ये थोड़ा सा कहता हूँ, आप शायद यही कहना चाह रहे थे कि भाई कुछ इधर उधर जो है सबके हिस्से बटेंगे और कटेंगे और खरबूजे बटेंगे, बांट लिए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब उस पर हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते, पर जाएंगे जरूर, डरेंगे तो नहीं, जाएंगे जरूर। और जो नहीं कहना चाहते वो भी कहेंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर। मगर एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए आपने कहा कि जैसे डॉलर का राज कायम हुआ, चीजें आगे बढ़ी, एक पूरा का फ्यूल इकोनॉमी लाया गया, उसके लिए पूरा बाजार डेवलप किया गया। ट्रंप का ये कहना है कि हम अ, क्रिप्टो की राजधानी बनाएंगे अमेरिका को आने के बाद। क्रिप्टो मतलब ब्रिक्स को बिटकॉइन, मत भूलें। यूएसडीटी, डिजिटल करेंसी। अब ब्रिक्स का जिक्र मत भूलें। हाँ, नहीं नहीं वो भी बता रहा हूँ मैं, दूसरी भी अभी आगे आ रहा होता। दूसरी बात, आज उन्होंने रशिया ने बिल पास कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो को, लीगलाइज कर दिया है। आज उन्होंने उसके जो क्रिप्टो का बिल है पास कर दिया है। चाइना क्रिप्टो युआन बना चुका है, मतलब डिजिटल युआन बना चुका है, उसे क्रिप्टो ही कहा जाएगा। अब आगे आते हैं साहब कि बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिक्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और एक बड़े युद्ध की तैयारी रशिया और अमेरिका के बीच है। आज रशिया ने पिछले 3 दिनों के अंदर सीधे-सीधे जो नॉर्मल परमाणु हथियार हैं, उनको लोड करना शुरू कर दिया है, गाड़ियां तैयार हैं, मूव कर रही हैं। F-16 जो लाया गया है, उसने कह दिया है कि F-16 को हम खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं, ये उड़ान भरें तो सही, फिर बताएं। क्या भी जी। एक गिरा है, 16 हाँ, एक तो एमआर गिरा गिरा है, है। सारे गिरे। ये सारे गिरना है, उसका टारगेट था इस जंग को खींचना, क्योंकि लड़ाई हथियारों की है, हथियारों के डेमोन्स्ट्रेशन की है और अपनी पावर दिखाने की है। चाइना अभी उतनी पावर में नहीं है, मगर चाइना के बगैर दुनिया का बाजार नहीं चल सकता। यानी चाइना को किसी भी कीमत पे पश्चिमी जगत भी खोना नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं। रशिया भी इस वक्त उसको खोना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि तमाम पाबंदियों के बाद भी अगर उसकी अर्थव्यवस्था ग्रो की है, उसका बाजार खड़ा है, घर में बगावत नहीं हुई है, तो इसका जो है सिंगल कारण चाइना है। चाइना से उनकी तमाम जरूरतें पूरी हो रही है, इसलिए उसके घर में बगावत नहीं हुई है। बहुत कुछ आपके साथ चर्चा का बाकी है, बहुत विस्तार से एक-एक पॉइंट पर हमें बिल्कुल इसी तरह की बहस करनी चाहिए। वो बात जो विकिपीडिया, गूगल में नहीं लिखी होती, दरअसल जो लोग हमारी बातें सुनने के बाद गूगल में से इसको आगे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप इसकी जानकारी ले सकते हो, पर ये मान के पढ़ना कि जिन लोगों ने वो लिखा है, वो हमारी बातों को छुपाने के लिए एलोबरेट करके आपके दिमाग में कुछ और घुसाने के लिए ही लिखा है। असल में यही उनकी जीत है। इन्फॉर्मेशन वॉर है ये, 5th जनरेशन वॉर है, 6th जनरेशन वॉर है। इस वॉर में जब आप अपने आप को विजयी समझते हैं ना, दरअसल तब तुम जंग हार चुके होते हैं। बाबा साहब आखिरी शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हम जंग होने जा रही है कि नहीं होने जा रही? बस हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे, हम तो मोमिन आदमी हैं कि अल्लाह ताला सबको अमन अमान से रखे, अपने हफ्जो अमान में रखे, आपका हामी नासिर हो। बाकी वल्लाहु खैरुल माकरीन। योजनाकार तो ईश्वर है। जी, योजनाकार तो ईश्वर है, ये बचा यानी कि अल्लाह सबसे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा सेकंड वर्ल्ड वार की तरह कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी जंग होने वाली है जिसमें परमाणु हथियार चलेंगे और चलाए जाएंगे। कि हाँ, अखाड़े बजते रहेंगे, छोटी मोटी जंग तो चलती रहती है। जंग चलेगी, एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक की जंग चलेगी, मौसमियात को खराब करने की जंग चलेगी,
दूसरे की बिजली और पावर्स को खत्म करने। जी, जी। आप पावा साहब, आपने अपना कीमती समय और विचार रखे उसके लिए शुक्रिया। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी राय सिर्फ़ अभी पूरी नहीं दे रहा हूँ, मगर इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि ये युद्ध जो है परमाणु युद्ध या वर्ल्ड वॉर में तब्दील तो होने नहीं जा रहा है। इस पूरे के पूरे गेम में बहुत से अभी पर्दे बाकी हैं, जो असल में पर्दे हैं। असल में जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, और जो चल रहा है वो कुछ और है। पावा साहब से ज़रूर इस पर कल कोशिश करेंगे जी सर, इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की। आज इजाज़त दें, आज इतना ही। खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, शुक्रिया।